हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रचना आर्य। अभी तक हमने मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की 3 यूनिट कंप्लीट कर ली है। आज हम 4th यूनिट डिस्कस करेंगे। जिसका नाम है एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। क्या होता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट या कोई भी आइटम हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो सबसे पहले उस पर लगने वाली टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट किया जाता है। तो जब हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। और जो भी प्रोडक्ट होता है उसकी टोटल कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट होती है, लेबर कॉस्ट होती है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि मटेरियल कॉस्ट का एस्टिमेशन कैसे करते हैं। मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड्स बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो जो भी हमारी मटेरियल कॉस्ट होती है उसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी होती है और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी होती है। इन दोनों का सम होता है। तो ये होता है कि हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट यानी जो भी हमारा डायरेक्ट मटेरियल होगा उसके ऊपर जो भी कॉस्ट लगेगी वो हो जाएगी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और इनडायरेक्ट मटेरियल जो होगा उसके ऊपर जो कॉस्ट लगेगी वो हो जाएगी इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। जैसे कि हम फर्नीचर बना रहे हैं तो फर्नीचर बनाने के लिए हमें वुड चाहिए होता है। तो जो वुड होता है वो हमारा रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल होता है। तो उसके ऊपर जो भी कॉस्ट लगती है वो हमारी हो जाती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और इसके साथ साथ जैसे हमें कुछ कटिंग फ्लूइड, कूलेंट या लुब्रिकेंट जो भी हम स्टेशनरी आइटम्स यूज़ कर रहे हैं वो हमारे होते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। तो इनके ऊपर जो भी कॉस्ट लगेगी वो हो जाएगी इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। Here we are discussing the method of calculating weight and the cost of direct material। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी डायरेक्ट मटेरियल है उसकी कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। और जो वेट होता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके लिए एक प्रोसीजर होता है जो हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला होता है कि ब्रेकअप द प्रोडक्ट इनटू सिंपल पार्ट्स। तो इसमें क्या होता है कि हमें एक कंप्लीट प्रोडक्ट दिया हुआ होता है तो हम क्या करते हैं उस प्रोडक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। उसको मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं ताकि वो क्या सिंपल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। नेक्स्ट है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ईच पार्ट। तो जो हमने हमारा प्रोडक्ट को सिंपल पार्ट्स में ब्रेक किया था, अब हम क्या करेंगे, हर जो पार्ट है उसका 1 by 1 वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है ऐड वॉल्यूम ऑफ ऑल पार्ट्स टू गिव वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट प्रोडक्ट। तो जो अभी हमने अलग अलग पार्ट्स के जो वॉल्यूम निकाले हैं, अगर हम उनको एक साथ ऐड कर देंगे तो हमें कंप्लीट प्रोडक्ट का वॉल्यूम मिल जाएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट द वेट ऑफ मटेरियल बाय मल्टीप्लाइंग द वॉल्यूम बाय इट्स डेंसिटी। तो अगर हमें मटेरियल है उसका वेट निकालना हो और हमने वॉल्यूम अभी फाइंड आउट कर लिया है, तो अगर डेंसिटी गिवन हो तो वॉल्यूम और डेंसिटी को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें वेट ऑफ मटेरियल मिल जाता है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मटेरियल कॉस्ट बाय मल्टीप्लाइंग द कॉस्ट पर यूनिट वेट टू द वेट ऑफ मटेरियल। अब हमारा मकसद ही यही था, हमारा एम या हमारा पर्पज़ ही यही था कि जो डायरेक्ट मटेरियल है उसकी कॉस्ट को फाइंड आउट करना। तो हमें क्या होता है, जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं उसमें मोस्टली जो मटेरियल कॉस्ट दी हुई होती है वो पर यूनिट वेट दी हुई होती है। तो हमें तो जो कॉस्ट चाहिए वो रुपीज़ में चाहिए। जो पर यूनिट वेट है अगर इसको हम वेट ऑफ मटेरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मटेरियल कॉस्ट मिल जाएगी। तो अभी जैसे एक प्रॉब्लम है, अभी हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये जो प्रॉब्लम है ये लास्ट ईयर क्वेश्चंस में भी आई हुई है। तो प्रॉब्लम है एस्टिमेट द वेट ऑफ कास्ट आयरन यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग स्टेप पुली एज शोन इन फिगर। एज्यूम डेंसिटी ऑफ कास्ट आयरन एज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमें जो फिगर गिवन है इसकी हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वेट ऑफ कास्ट आयरन, वो जो उसका वेट है वो निकाल लिए और इसकी जो डेंसिटी ऑफ कास्ट आयरन वो गिवन है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा जो भी है ये कंप्लीट प्रोडक्ट है, इसके जो भी डायमेंशंस हैं वो सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है। तो हमारा जो प्रोसीजर था उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि जो प्रोडक्ट होता है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे अभी हमने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया।
इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको हमने बी नाम दे दिया और इसको हमने सी नाम दे दिया। और ये जो हमारा होल है जो रेड लाइन में दिख रहा है, इसको हमने डी नाम दे दिया। अब जो हमारे ए पार्ट है उसकी डायमेंशंस हमें दे रखी है, उसका डायमीटर है 12 यानी 12 सेंटीमीटर इसका डायमीटर दिया हुआ है और 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दी हुई है। इसी प्रकार बी की जो डायमीटर है वो दिया हुआ है 9 यानी 9 सेंटीमीटर इसका डायमीटर दिया हुआ है और 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दी हुई है। इसी तरीके से सी की डायमेंशंस भी दे रखी है, जिसमें सी का डायमीटर है 6 और इसकी लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर। और ये जो होल है डी, इसका डायमीटर दे रखा है 3 यानी 3 सेंटीमीटर इसका डाया दे रखा है। तो इस होल की लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी ए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल लेंथ है वो डी के लिए लेंथ हो जाएगी। तो इस डी के लिए लेंथ हो जाएगी 4 + 4 + 4 यानी 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। और जो भी डायमेंशंस हैं वो सारे सेंटीमीटर में गिवन। अब जैसे ये हमारा क्वेश्चन है था, अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्टेप बोली थी उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, सिंपल पार्ट्स में हमने ए बी सी डी जो हमारा प्रोसीजर था उसको हमें फॉलो करना है। तो जैसे हम पहले क्या करेंगे, पार्ट ए का वॉल्यूम निकाल लेंगे। जो हमारा पार्ट ए है ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा π/4 d² L। तो ये जो नोटेशन है डी ए, क्योंकि हम ए के पार्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो डायमीटर ए है उसका वॉल्यूम हो जाएगा और लेंथ जो ए के लिए लेंथ होगी वो इसकी लेंथ हो जाएगी। तो इसके लिए डायमीटर दे रखा है 12 यानी 12 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। अगर ये वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं तो π/4 × 12 का स्क्वायर × 4, तो हमें ए के लिए वॉल्यूम मिल जाएगा 452.3893 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये ए का वॉल्यूम निकल जाएगा। इसी प्रकार हम बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो अभी पार्ट बी का वॉल्यूम निकाला, तो ये भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में था, तो ये इसका फॉर्मूला भी π/4 d² L और डायमीटर बी के लिए और लेंथ बी के लिए। तो जब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो वैल्यूज़ पुट करने में हमने देखा कि बी का डायमीटर था 9 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ थी 4 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यूज़ पुट करने पर हमें बी का वॉल्यूम मिल जाएगा 254.4690 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से हम सी के लिए निकाल लेते हैं। तो सी के लिए भी वही सेम फॉर्मूला वॉल्यूम का π/4 d² L, नोटेशंस DC और LC हमने पुट कर दिए। तो यहाँ पे C के लिए जो डायमीटर है वो है 6 सेंटीमीटर और जो इसकी लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर। तो वैल्यूज़ पुट करने पर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी π/4 × 6² × 4, तो हमें C का वॉल्यूम मिल जाएगा यहाँ पे 113.0973 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम होल डी के लिए भी वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो उसका भी सेम फॉर्मूला π/4 d² × L। तो जो डी के लिए निकाल रहे हैं तो होल ऑफ डायमीटर डी और इसकी जो होल डी है उसकी लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ से इसका जो होल है उसका डायमीटर है 3 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल यानी 4 + 4 + 4 यानी 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। अगर ये वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं, तो हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, तो 3 का स्क्वायर × 12 × π/4, तो हमें डी के लिए वॉल्यूम मिल जाएगा। तो हमारा डी का वॉल्यूम हो जाएगा 84.8230 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम निकालना है। जो प्रोसीजर था उसको फॉलो करते हुए कि सब पार्ट्स का अलग अलग इंडिविजुअल वॉल्यूम निकालना है और उसके बाद सारे वॉल्यूम को ऐड कर देना है। तो अब हम क्या करेंगे, सारे वॉल्यूम ऐड करेंगे, बट जो भी होल होगा, क्योंकि होल हमारा खोखला भाग होता है, तो उसका वॉल्यूम हम माइनस कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा
ए का वॉल्यूम प्लस बी का वॉल्यूम प्लस सी का वॉल्यूम माइनस डी का वॉल्यूम, क्योंकि डी हमारा क्या होल था, इसका वॉल्यूम हमने माइनस कर दिया। अगर ये वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो हमें टोटल जो वॉल्यूम होगा वो मिल जाएगा 735.1326 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आ गया टोटल वॉल्यूम। और हमें न्यूमेरिकल में गिवन है कि डेंसिटी ऑफ कास्ट आयरन दे रखा है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अब हम जो हमें वॉल्यूम मिल गया है और डेंसिटी गिवन है, तो हम वेट ऑफ कास्ट आयरन निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ कास्ट आयरन का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर हम ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो वॉल्यूम अभी हमने निकाला था 735.1326 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। इनटू अगर इसको डेंसिटी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें वेट ऑफ कास्ट आयरन मिल जाएगा। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, तो हमें वेट ऑफ कास्ट आयरन मिल जाएगा 5292.9547 ग्राम। अगर इसको हमें किलोग्राम में बदलना हो तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें 5.293 kg ये हमें किलोग्राम में वेट ऑफ कास्ट आयरन मिल जाएगा। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि वेट ऑफ कास्ट आयरन फाइंड आउट कीजिए, और हमने इसको निकाल लिया है। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट के रिगार्डिंग 3-4 प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे। आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।